क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ईरान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी इतनी शदीद क्यों है? क्या ये सिर्फ आज की जंग है या इसके पीछे सदियों की सियासत, मजहबी इख्तिलाफात और ताकत की कशमकश छुपी हुई है? क्या वाकई ईरान ने इसराइल पर हमला सिर्फ गुस्से में किया, या इसके पीछे कोई बड़ा पैगाम, कोई बड़ी हिकमत अमली है? और सबसे अहम सवाल, इस जंग का असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। तो आइए पूरी तवज्जो के साथ इस कहानी को समझने की कोशिश करें। दुनिया की सियासत में कुछ दुश्मनियां ऐसी होती हैं जो अचानक पैदा नहीं होती, उनके पीछे लंबी तारीख होती है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी भी ऐसी ही एक कहानी है। आज अगर हम देखते हैं कि ईरान इसराइल के खिलाफ खड़ा है, तो इसके पीछे कई दहाइयों का पस मंजर है। 1979 से पहले ईरान और इसराइल दुश्मन नहीं थे, बल्कि दोनों के दरमियान खुफिया तौर पर अच्छे ताल्लुकात थे। उस वक्त ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी। शाह ईरान अमेरिका का करीबी इत्तेहादी था, और चूंकि इसराइल भी अमेरिका का इत्तेहादी था, इसलिए ईरान और इसराइल के दरमियान सिफारती और इक्तिसादी रवाबित मौजूद थे। दोनों मुमालिक एक दूसरे के साथ तिजारत भी करते थे और खुफिया सिक्योरिटी ताउन भी होता था। लेकिन फिर 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। इसे इस्लामी इनकलाब कहा जाता है। इस इनकलाब की क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने की। इस इनकलाब के बाद ईरान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर बदल गई। शाह की हुकूमत ख़त्म हो गई और ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया। यहाँ से कहानी का रुख बदल गया। नई ईरानी हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि ईरान ने इसराइल को एक नाजायज़ रियासत करार दिया। ईरान के रहनुमाओं का कहना था कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल का क़याम जुल्म और नाइंसाफ़ी के नतीजे में हुआ है। इसीलिए ईरान ने ऐलान किया कि वो फ़लस्तीनियों की हिमायत करेगा और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा रहेगा। यही वो लम्हा था जहां से ईरान और इसराइल की दुश्मनी खुलकर सामने आई। अब सवाल ये है, ईरान इसराइल को इतना बड़ा दुश्मन क्यों समझता है? इसकी एक बड़ी वजह फ़लस्तीन का मसला है। फ़लस्तीन एक ऐसी ज़मीन है जिस पर इसराइल और फ़लस्तीनी दोनों अपना हक जताते हैं। कई दहाइयों से यहाँ जंग और तनाज़ा जारी है। ईरान खुलकर फ़लस्तीनी तंजीमों की हिमायत करता है। ख़ास तौर पर हमास और हिज़्बुल्लाह जैसी तंजीमों को ईरान की हिमायत हासिल रही है। इसराइल का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसराइल का कहना है कि ईरान इन तंजीमों को असलहा और माली मदद फराहम करता है ताकि इसराइल को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी वजह से इसराइल ईरान को अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है। कई सालों से इसराइल को खदशा रहा है कि ईरान खुफिया तौर पर एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान बार बार ये कहता है कि उसका एटमी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई के लिए है, लेकिन इसराइल इस बात पर यकीन नहीं करता। इसराइल के रहनुमा बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ गए तो ये इसराइल के वजूद के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए इसराइल ने कई बार ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। खुफिया कार्रवाइयां हुईं, साइंसदानों को निशाना बनाया गया, साइबर हमले किए गए और ईरान के कई एटमी मराकज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें भी की गईं। ये सब वाक़यात ईरान के लिए भी एक चैलेंज बन गए। ईरान के रहनुमाओं ने बार बार कहा कि इसराइल ईरान के खिलाफ साजिशें कर रहा है और ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल कशीदगी तब बढ़ती है जब मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक भी इस मामले में शामिल हो जाते हैं। शाम, लुबनान, इराक़ और यमन जैसे खित्तों में ईरान का असर व रसूख मौजूद है। ईरान मुख्तलिफ ग्रुपों की हिमायत करता है जो इसराइल के मुखालिफ हैं। दूसरी तरफ इसराइल इन ग्रुपों को अपने लिए ख़तरा समझता है। ख़ास तौर पर शाम में इसराइल ने कई बार फ़ज़ाई हमले किए क्योंकि इसराइल को शक था कि ईरान वहाँ अपने फ़ौजी अड्डे कायम कर रहा है। इसराइल का कहना था कि अगर ईरान शाम में मजबूत हो गया तो ये इसराइल की सरहदों के लिए ख़तरनाक होगा। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ ये था कि वो सिर्फ अपने इत्तेहादियों की मदद कर रहा है और ख़ित्ते में अमेरिका और इसराइल के असर को कम करना चाहता है। इसी कशमकश के दौरान एक और अहम वाक़या पेश आया। ईरान के एक ताकतवर फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिया। अमेरिका का कहना था कि सुलेमानी खित्ते में कई हमलों के जिम्मेदार थे। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। ईरान ने इस वाक़े को खुली दुश्मनी करार दिया।
ایران نے اعلان کیا کہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے گا۔ یہاں سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اب اگر ہم حالیہ حملوں کی بات کریں تو ان کے پیچھے بھی کئی عوامل موجود ہیں۔ کبھی اسرائیل شام میں ایران کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے تو کبھی ایران اپنے اتحادی گروپوں کے ذریعے اسرائیل پر دباؤ بڑھاتا ہے۔ بعض اوقات یہ لڑائی براہ راست نہیں ہوتی بلکہ پراکسی جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی ایک ملک براہ راست حملہ کرنے کے بجائے دوسرے گروپوں کے ذریعے اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دنیا نے ایک نیا منظر اس وقت دیکھا جب ایران نے براہ راست اسرائیل کی طرف میزائل اور ڈرون داغے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا کیونکہ اس سے پہلے زیادہ تر حملے بالواسطہ ہوتے تھے۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ایک رد عمل تھا۔ ایران کے مطابق اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارتی مقام پر حملہ کیا تھا جس میں ایرانی افسران ہلاک ہوئے۔ ایران نے کہا کہ اس حملے کا جواب دینا ضروری تھا۔ دوسری طرف اسرائیل کا کہنا تھا کہ ایران پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ امریکہ، یورپی ممالک اور اقوام متحدہ نے فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی، کیونکہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان مکمل جنگ شروع ہو جائے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، عالمی تجارت متاثر ہو سکتی ہے اور کئی ممالک اس جنگ میں کھنچے چلے آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس تنازع کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے، کیا ایران واقعی اسرائیل کو ختم کرنا چاہتا ہے یا یہ صرف سیاسی بیانات ہیں؟ اور کیا اسرائیل ایران کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ دونوں کے درمیان خوف، شک اور طاقت کی سیاست موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چھوٹا واقعہ بھی بڑی کشیدگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جب دو طاقتور دشمن ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں تو دنیا کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں ایک اور اہم بات بھی سمجھنی چاہیے۔ دنیا میں ہونے والی ہر جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ بعض جنگیں نظریات کی ہوتی ہیں، بعض طاقت کی اور بعض تاریخ کے بوجھ کی۔ ایران اور اسرائیل کی کشمکش بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اس میں سیاست بھی ہے، مذہب بھی، طاقت بھی اور عالمی مفادات بھی۔ ایران کے اس رد عمل نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ کیا اب مشرق وسطیٰ ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ جب دو طاقتور دشمن ایک دوسرے پر براہ راست حملہ کرتے ہیں تو صورتحال بہت تیزی سے قابو سے باہر بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اور گہرائی میں جانا ہوگا، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ کشمکش صرف ایک حملے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت، سیاست اور اثر و رسوخ کی ایک لمبی جنگ ہے۔ ایران کی حکمت عملی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اپنے اثر کو بڑھائے۔ ایران خود کو خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران کا خیال ہے کہ اگر وہ شام، لبنان، عراق اور یمن جیسے علاقوں میں مضبوط اتحادی بنا لے تو وہ نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے اثر کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔